2019 लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए को करीब 45% वोट मिले। बाकी 55% वोट कांग्रेस समेत अन्य दलों को मिले थे। अब 2024 में बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए इसी 55% वोट का एकजुट करने की बात हो रही है। इस मिशन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने 1:1 फॉर्मूला दिया है। सीएम नीतीश कुमार और ममता बनर्जी ने भी विपक्षी दलों को एकजुट करने की बात कह रही है। 1:1 फॉर्मूला क्या है, इसकी चुनौतियां क्या है और ये फॉर्मूला कब आजमाया गया था, बताते हैं आपको विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं खुशबू वर्मा, आप देख रहे हैं नजर टुडे। जब किसी मजबूत पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ बाकी सभी विपक्षी दल मिलकर अपना सिर्फ एक उम्मीदवार उतारते हैं तो इसे 1:1 फॉर्मूला कहा जाता है। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने एक इंटरव्यू में कहा, 2024 में बीजेपी के एक उम्मीदवार के सामने अगर विपक्ष ने एक ही उम्मीदवार उतारता है तो भाजपा की हार तय होगी। 1979 के दौरान बीपी सिंह के समर्थक में और 1977 में इंदिरा के विरोधी में यही फॉर्मूला काम आया था। इसके जरिए 2024 में बीजेपी को सत्ता में आने से रोका जा सकता है। इसे ऐसे समझिए कि 2024 के लोकसभा चुनाव में दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर बीजेपी के खिलाफ आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, भाजपा समेत बड़े विपक्षी दल मिलकर मैदान में अपने 7 उम्मीदवार को उतारे। ऐसा करने से भाजपा के विरोध में पड़ने वाले वोटों को बंटने से रोका जा सकेगा। हालांकि ये इतना आसान नहीं है। 1:1 फॉर्मूला के सामने 4 बड़ी चुनौतियां क्या है, बताते हैं आपको। ज़्यादा से ज़्यादा सीट पाने की चाहत। मान लीजिए 2024 में सभी विपक्षी दल इस फॉर्मूले से चुनावी मैदान में उतारते हैं तो बिहार में राजद और जेडीयू चाहेंगे कि उनके हिस्से में ज़्यादा सीटें आएँ। इसी तरह यूपी में सपा, बसपा और रालोद ज़्यादा से ज़्यादा सीटें चाहेंगी। इसमें विपक्षी दलों की एकता खतरे में पड़ सकती है। प्रधानमंत्री पद पाने की होड़। अगर सीटों को लेकर तालमेल बन भी जाए तो लड़ाई पीएम पद को लेकर शुरू होगी। अगर गठबंधन में शामिल सभी बड़े दलों के नेता खुद को प्रधानमंत्री पद की दौड़ में शामिल कर लेते हैं तो ऐसे में यह तय करना बेहद मुश्किल होगा कि चुनाव के बाद प्रधानमंत्री कौन बनेगा। सरकार में हिस्सेदारी। अगर सीट और प्रधानमंत्री पद पर बात बन भी जाए तो सरकार में हिस्सेदारी को लेकर टकराव होना तय है। हर क्षेत्रीय दल मंत्रिमंडल में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सेदारी होना चाहिए, जबकि मंत्री पदों की संख्या निश्चित होती है। ऐसे में किसी दल की सरकार में हिस्सेदारी उम्मीद के मुताबिक नहीं होगी तो वे गठबंधन से अलग होने की धमकी दे सकता है। क्षेत्रीय और राष्ट्रीय मुद्दों पर बहस। इस तरह के गठबंधन में क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दल दोनों शामिल होते हैं। ऐसे में इतना दलों के मुद्दे भी अलग होते हैं। ये विचारधारा और काम दोनों के स्तर पे हो सकते हैं। जैसे विचारधारा के स्तर पे कांग्रेस वीर सावरकर का विरोध करती है, जबकि शिवसेना और एनसीपी नेताओं की नज़र में वे सम्मानित है। इससे टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है। काम के स्तर पे 3 तलाक कानून, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म करने, कॉमन सिविल कोड पर शिवसेना बीजेपी का समर्थन करती है। वहीं कांग्रेस का स्टैंड अलग है। जब 46 साल पहले आजमाया गया 1:1 फॉर्मूला जनवरी 1977 देश में इमरजेंसी लगे 19 महीने हो गए थे। इंदिरा गांधी को अपनी गलती और लोगों के गुस्से का एहसास हो गया था। इसलिए 18 जनवरी को अचानक से इंदिरा गांधी ने मार्च 1977 में लोकसभा चुनाव कराने का ऐलान किया। इसके बाद 5 दिन बाद ही 23 जनवरी 1977 को 10 विपक्षी दलों ने मिलकर एक पार्टी बनाई। इस पार्टी का नाम था जनता पार्टी। विचारधारा में अलग होने के बावजूद ये पार्टियां स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण के कहने पर एकजुट हुई थी। इस दलों का सिर्फ एक मकसद था, किसी तरह इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनने से रोकना। इसके लिए सभी विपक्षी दल एक हो गए और उन्होंने हर सीटें पर इंदिरा गांधी के उम्मीदवार के खिलाफ अपने एक उम्मीदवार उतारने का फैसला किया। शुरुआत में
जब 5 दलों के मिलने से जनता पार्टी बनी। इसमें जनता मोर्चा, भारतीय लोक दल, स्वतंत्र पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और भारतीय जनसंघ शामिल थी। बाद में जनता पार्टी ने अलग अलग राज्यों में इंदिरा गांधी को हराने के लिए वहां की क्षेत्रीय पार्टियों से भी गठबंधन किया या उन्हें समर्थन दिया। पंजाब में जनता पार्टी ने अकेली दल के साथ गठबंधन किया, जबकि बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के साथ कई दलों ने जनता पार्टी के खिलाफ अपने उम्मीदवार नहीं उतारे। माना जाता है कि 1:1 के तहत ही जनता पार्टी के खिलाफ कई दलों ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे थे। उस समय जगजीवन राम दलितों के बड़े नेता थे। उन्होंने इंदिरा गांधी की पार्टी से अलग होकर कांग्रेस ऑफ डेमोक्रेसी का गठन किया। इनकी पार्टी जनता पार्टी के घोषणा पत्र पे चुनाव लड़ी और संसद में भी जनता पार्टी का समर्थन किया था। वहीं 30 जनवरी 1977 को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने कहा कि वह जनता पार्टी के खिलाफ उम्मीदवारों को नहीं खड़ा करके विपक्षी वोटों में बिखराव होने से बचाएगी। कम्युनिस्ट पार्टी की ये घोषणा उस सीटों के लिए थी जहां उनका जनाधार कमजोर था। इसी तरह दक्षिणी भारत के कई राज्यों में भी जनता पार्टी वहां की क्षेत्रीय पार्टियों के साथ तालमेल बैठाकर चुनाव लड़ी। परिणाम ये हुआ कि इंदिरा गांधी की कांग्रेस पार्टी को 200 से भी कम सीटों पर जीत मिली। बीजेपी को हराने के लिए 1:1 फॉर्मूला इंदिरा गांधी के खिलाफ सफल रहा था। क्या 2024 में विपक्ष इसे अपनाएगा या बीजेपी ही सारी सीटें ले जाएंगी? देखना दिलचस्प होगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।